चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है, व्हाट इज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स क्या होता है, अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स पे कैसे हम रोक लगाएं और अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। इंट्रोडक्शन। इनवॉइस एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करता है सप्लायर। जब भी वो माल बेचता है या सर्विस देता है रेसिपिएंट को, तो वो क्या काम करता है, वो एक इनवॉइस बनाता है। ये आइडेंटिफाई करता है दोनों पार्टी जो होती है, क्योंकि इनवॉइस में जो पार्टी माल बेच रही है, सप्लाई कर रही है, उसकी डिटेल भी आती है और जो पार्टी रेसिपिएंट है उसकी डिटेल भी आती है। इसमें लिस्ट आती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आता है, सर्विसेज जो दी हैं वो आता है, क्वांटिटी आती है आइटम्स की, डेट आती है कौन सी डेट को माल बेचा है, और ट्रांसपोर्ट किस तरीके से है माल वो भी आता है, प्राइसेस एंड डिस्काउंट, क्या प्राइस है क्या डिस्काउंट है, और डिलीवरी और पेमेंट की टर्म्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। तो इनवॉइस के अंदर ये सारी डिटेल्स आ जाती है हमारी। ये एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है क्योंकि जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं वो इसी के बेस पर होती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है इससे, और इनवॉइस इशू करना बहुत ही ज़रूरी है अगर कोई भी टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होगी तो। इसलिए ज़रूरी है कि इनवॉइस हो, बिना इनवॉइस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इनवॉइस बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहता है इसमें। सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में जो इनवॉइस होता है वो सप्लायर बनाता है। तो जो सप्लाई कर रहा है वो इनवॉइस बनाएगा गुड्स का और सर्विसेज का रेसिपिएंट के नाम पर। टैक्स इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंसिंग द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज ऑल्सो द टैक्स पोर्शन इन द सेम। तो इनवॉइस में ना केवल ये आता है कि कितना सर्विसेज या गुड्स दिया गया है, बल्कि उसमें टैक्स का एलिमेंट भी होता है। कुछ केसेस में इनवॉइस डिमांड फॉर पेमेंट एंड बिकम सर्व्स एज ए डिमांड फॉर पेमेंट एंड बिकम ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल व्हेन पेड इन फुल। तो आपने जहां पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है, वहां पर हमारा जो इनवॉइस है वो टाइटल भी होता है, मतलब ओनरशिप के लिए एक आपके पास प्रूफ है कि आप इसके ओनर है। जीएसटी रिजीम में इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस का मतलब है टैक्स इनवॉइस जो सेक्शन 31 में बताया गया है। ये सेक्शन मैंडेट करता है, मैंडेटरी है, इस सेक्शन के हिसाब से आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा जब भी आप सप्लाई करेंगे गुड्स या सर्विसेज का। तो जब भी आप गुड्स सप्लाई करेंगे या सर्विस देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और वो इनवॉइस अगर आप रजिस्टर्ड है और आप अपने रेसिपिएंट से टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आप इस हालत में नहीं है कि आप अपने रेसिपिएंट से टैक्स ले पाए, तो आप बिल ऑफ सप्लाई को इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई आप बनाएंगे। जीएसटी लॉ के हिसाब से टैक्स इनवॉइस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ना केवल इसलिए कि ये एविडेंस है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, बल्कि एसेंशियल एलिमेंट डॉक्यूमेंट भी है रेसिपिएंट के लिए, क्योंकि इसी की वजह से, इसी के हिसाब से वो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकता है। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए।
एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स अवेल नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास या तो टैक्स इनवॉइस ना हो या डेबिट नोट ना हो। तो इसलिए उसको ध्यान रखना है कि उसके पास टैक्स इनवॉइस होगा या डेबिट नोट होगा, तभी वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। The provision relating to tax invoices, credit, डेबिट नोट्स चैप्टर 7 में बताए गए हैं, जिसमें सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 34 तक है। ठीक है, और इसके जो रूल्स हैं कुछ, वो है रूल्स नंबर 46 से 55A। ये रूल्स हैं, तो हमें ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं इसमें, जैसे कि क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट के बारे में हमें बता रखा है सेक्शन 34 का सबसेक्शन 1। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को क्रेडिट करते हैं माल के प्राइस में कुछ चेंजेस की वजह से, या फिर कुछ वहां से माल वापस आपने आया है, या कोई रीजन है जिससे आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, और डेबिट नोट इशू करते हैं जब हम किसी को डेबिट करते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ये सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस। मतलब जब माल इस तरीके का है कि वो लगातार बार बार हर महीना हमेशा सप्लाई हो रहा है, जैसे आपके पास पाइपलाइन है गैस की, वो लगातार कंटिन्यूसली आपके पास माल आ रहा है, तो उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोल देते हैं। वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर, तो हो सकता है कि किसी वायर केबल के थ्रू आ रहा हो सकता है ना भी आ रहा हो। और विच द सप्लायर इनवॉइसेस द रेसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, तो उसके लिए जो इनवॉइस है वो रेगुलर या पीरियोडिक बेसिस पर बनाया जाता है, और इसमें वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से कह सकती है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब होगा? सेक्शन 2 क्लोज 33 में बता रखा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस। तो यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स की जगह सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ गया, जो हमने दे दी है या तय हुआ कि हम उन्हें देंगे कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, रिकरेंट बेसिस पे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और पीरियड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 months विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। यहाँ पर पीरियड है 3 महीना या उससे ज्यादा हो, और सप्लाई ऐसी जो गवर्नमेंट कह सकती है कि भैया ये सप्लाई कॉन्टिन्यूस सप्लाई और सर्विसेज है। तो गुड्स में कोई टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन सप्लाई और सर्विसेज में एक टाइम पीरियड है 3 महीना, जिसको यहाँ पर बताया गया। डॉक्यूमेंट में रिटन या प्रिंटेड रिकॉर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट एक रिटन या प्रिंटेड रिकॉर्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऐसे गुड्स या सर्विसेज की या दोनों की जिस पर या तो नील रेट लगता है, या पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो या तो नील रेट है, या एग्जाम्प्ट है, या नॉन टैक्सेबल है। तो 3 टाइप का एग्जाम्प्ट सप्लाई में आता है। इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस का मतलब है जो सेक्शन 31 में हम लोग इशू करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। क्वार्टर का मतलब होता है पीरियड कंप्राइजिंग 3 consecutive calendar months ending on the last day of the March, June, September and December। 4 क्वार्टर होते हैं साल में। रिटर्न
का मतलब होता है जो इस एक्ट के हिसाब से रिटर्न फाइल करेंगे आप, वो रिटर्न में आती है। तो शुरुआत करते हैं इसका मेन सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस, जो कहता है सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 कहता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स, इसका मतलब एग्जाम गुड्स नहीं होने चाहिए, टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो पहले या जिस समय वो माल रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट, तो या तो पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस समय वो रिमूव कर रहा है गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर सप्लाई ऐसा है कि माल का मूवमेंट हो रहा है। तो जिस समय रिमूवल हो रहा है माल मेरे यहाँ से, मैं अगर सप्लायर हूं, तो जब माल मेरे यहाँ से जा रहा है तो मेरे यहाँ से रिमूव होगा, तो उससे पहले या उस समय मुझे एक बनाना पड़ेगा इनवॉइस। इन एनी अदर केस, जहां पर हमारा रिमूवल ऑफ गुड्स सप्लाई के लिए नहीं हो रहा है, तो वहां डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट, और किसी और केस में जहां पर हम माल डिलीवर कर रहे हैं जहां पर मूवमेंट नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं है, वो हमारी दुकान पर आकर ही सामान ले रहा है, तो जब हम उसे डिलीवरी कर रहे हैं या उसको माल दे रहे हैं उस समय आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। बाकी अगर हम खुद ही सप्लाई कर रहे हैं, मूवमेंट है, तो जब हमारे यहाँ से माल निकल रहा है तब हमें इसको इनवॉइस को बनाना पड़ेगा, उस समय या उससे पहले। एक टैक्स इनवॉइस जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा, क्वांटिटी होगी, वैल्यू होगा, टैक्स होगा और ऐसी पर्टिकुलर्स होंगे जो बताए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरी ऑफ गुड्स और सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ए टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो इसका मतलब ये बोला गया है, एक बात रखी गई है कि गवर्नमेंट चाहे काउंसिल के रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन से या कुछ और गुड्स या सप्लाईज में टाइम वगैरह और अपने हिसाब से बता सकती है। Provisions related to tax invoice are provided under section 31 as well as the rules. The provision contained in these rules have been incorporated in the relevant places. अलग अलग जगह rules जहां पर हैं पर हम आपको incorporate करके बता देंगे। कोई फॉर्मेट नहीं है टैक्स इनवॉइस का, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो डिटेल्स हैं वो जरूरी हैं, कुछ जो आपके टैक्स इनवॉइस में आनी चाहिए। तो टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज। पहली बात तो ये कि टैक्स इनवॉइस वही इशू करेगा जो सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स का या टैक्सेबल सर्विसेज का। तो टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वो इशू नहीं कर पाएगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल गुड्स होना चाहिए या टैक्सेबल सर्विसेज होना चाहिए। टैक्सेबल गुड्स होना चाहिए या टैक्सेबल सर्विसेज होना चाहिए या दोनों हो। ये टैक्स इनवॉइस में कुछ चीजें हैं जो दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। जैसे जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा टैक्सेबल गुड्स, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स हैं, और इन एनी अदर केस जहां पर डिलीवरी हो रहा है या माल को वहां तक रेसिपिएंट को दिया जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। रितु मैन्युफैक्चरर्स है दिल्ली में, वो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को हरियाणा में। गुड्स रिमूव्ड हुआ फैक्ट्री से 23 सितंबर को, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है तो रितु जो सप्लायर हैं उन्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 23 सितंबर, क्योंकि यहाँ पर
मूवमेंट हो रहा है। तो जब भी मूवमेंट होगा तो हमें ये काम करना पड़ेगा। सेक्शन 31 सब सेक्शन 4 जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं। अभी हमने पहले सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 पढ़ा जो हमारा बात करता है कि हमें इनवॉइस कब बनाना है, जब रिमूवल होगा, गुड्स का मूवमेंट होगा तो उससे पहले, या उस अगर मूवमेंट नहीं है तो जब हम रेसिपिएंट को दे रहे हैं उस समय या उससे पहले। फिर उसके बाद 31(4) आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, जहां पर ये बोला जाता है सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व। यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई है गुड्स का, जहाँ अकाउंट की बार बार स्टेटमेंट जा रही हैं, पेमेंट हो रही है अलग अलग, तो इनवॉइस को इशू किया जाएगा बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड। जब हम उसे स्टेटमेंट इशू करते हैं अपने रेसिपिएंट को कि भैया इतना इतना माल आ गया आपके पास, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट वगैरह नहीं इशू कर रहे हैं एज द केस में भी, तो जैसे ही पेमेंट मिलेगी आपको हर पेमेंट रिसीव करने पर एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेक्शन 31(2) सेक्शन 31(2) हम बात करते हैं टैक्सेबल सर्विसेज की। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है टैक्सेबल सर्विसेज, तो वो बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बट विद इन ए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड वो टैक्स इनवॉइस इशू। इसका मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सर्विसेज, वो बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस से पहले या सर्विस के बाद में, लेकिन एक टाइम पीरियड जो बताया गया उस टाइम पीरियड में वो इशू करेगा टैक्स इनवॉइस showing the description, value, tax and other particulars as may be prescribed, provided गवर्नमेंट रिकमेंडेशन पर स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरी कि किसको किस तरीके से करना चाहिए, और ऐसी कंडीशन जो वो कह रहे हैं कि आप इशू करेंगे। तो इन केस सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज टैक्स इनवॉइस इशू करना है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। अब स्पेसिफाइड पीरियड क्या है? तो स्पेसिफाइड पीरियड है 30 दिन, 30 डेज। तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस देने के 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज में आपको इनवॉइस इशू करना है। ये 30 दिन का समय 45 दिन हो जाता है अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, सप्लायर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये समय 30 दिन की जगह 45 दिन का है, बाकी सबके लिए समय 30 दिन का है। तो 30 दिन के अंदर अंदर ये इनवॉइस इशू करना पड़ेगा काम पूरा होने के। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, साथ ही एक टेलीकॉम ऑपरेटर और भी आ गया है, या और कोई जो नोटिफाई करे गवर्नमेंट, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर स्पेसिफाइड सेक्शन 25 वो है जो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर में दूसरी स्टेट में हमारा कोई ऑफिस वगैरह, मतलब हम अपने ही आपको ही दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह दूसरे ब्रांच ऑफिस में अपनी दूसरी फैक्ट्री में सामान भेजते हैं या सर्विस यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बता रखा है कि आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं कब, बिफोर और एट द टाइम सप्लाई रिकॉर्ड सप्लाई, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सप्लाई, या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड, जब आप सप्लाई कर रहे हैं उसके एंड में, क्वार्टर के एंड में, जो भी जल्दी हो। इसका मतलब अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं सप्लाई या क्वार्टर का एंड जो भी जल्दी हो, तब तक आप यहाँ पर
इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनवॉइस इशू करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 45 की बजाय 90 दिन, क्वार्टर, मैक्सिमम क्वार्टर मिल जाएगा, लेकिन क्वार्टर का आखिरी में ही अगर है तो क्वार्टर का एंड, मतलब मान लिया 15 जून को अगर माल जा रहा है तो 30 जून तक का टाइम मिलेगा, तो उस सिचुएशन में तो केवल 15 दिन ही मिल पाएंगे। और उससे भी पहले अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में तो वो, तो दोनों में से जो भी जल्दी है वो डेट आपकी आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कात्यानी सिक्योरिटी सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी सर्विस रॉयल ज्वेलर्स को। ज्वेलरी एग्जीबिशन है 5 अक्टूबर को है। कात्यानी सिक्योरिटी सर्विसेज को 5 जून को इन्होंने सर्विस दी है, 5 अक्टूबर को सर्विस दी है, सॉरी 5 अक्टूबर को सर्विस दी है। तो 5 अक्टूबर में 30 दिन जोड़े जाएंगे, तो 5 अक्टूबर में 30 दिन जोड़े जाएंगे तो हमारा आता है 4 नवंबर। तो 4 नवंबर तक इनको एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सर्विस के लिए। सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 ये है, कहता है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1 एंड 2। तो सबसेक्शन 1 और 2 हमें, सबसेक्शन 1 कहता है 31, सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि हमें गुड्स की सप्लाई में टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि सर्विस की सप्लाई में हमें टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है। तो दोनों को अगर हम इग्नोर करें तो अलग से हमें सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 में बताया क्या है, क्लोज ए में ए रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him। ये क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं कि 1 नवंबर को आप एलिजिबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपने 15 नवंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया, 20 नवंबर को आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से ही एप्लीकेबल हुआ। अब 20 नवंबर को रजिस्ट्रेशन आपको मिला, 20 नवंबर को आप रजिस्टर्ड हुए, लेकिन जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे, जब तक आप टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकते थे। आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, 1 नवंबर से 20 नवंबर की सेल पे नॉर्मल इनवॉइस इशू किया। लेकिन अब यहाँ लिखा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस सर्टिफिकेट, मतलब 20 नवंबर को सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपको, तो 20 नवंबर के 1 महीने के अंदर अंदर 20 दिसंबर तक आप क्या करेंगे, रिवाइज इनवॉइस इशू करेंगे, जो ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर चुके थे आप। 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच के जो 20 दिन के इनवॉइस आपने इशू करे थे बिना टैक्स लगाए हुए, उन्हें दोबारा इशू करिए और वो टैक्स लगाकर एक नए इनवॉइस इशू करिए। ये बात हमें बता रखी। क्लोज बी कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू ए टैक्स इनवॉइस if the value of the goods or services or both supplied is less than 200 rupees subject to such condition and in such manner as may be prescribed। तो ये लिखा है कि आपको 200 रुपए या उससे कम की सर्विस या गुड्स है या दोनों है, तो आप चाहें तो अलग से इनवॉइस इशू ना करें, एक दिन में एंड में इकट्ठा सबका एक टोटल अमाउंट का इनवॉइस इशू कर सकते हैं। अलग अलग इनवॉइस इशू करने की जगह अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कर सकते। क्लोज सी कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग exempted goods or service or both or paying tax under the provision of section 10 shall issue instead of tax invoice। आपको, अगर आप सेक्शन 10 में, मतलब या तो आप exempted
गुड्स दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर आप कंपोजिशन में आते हैं तो कंपोजिशन में आने की वजह से आप अपने कस्टमर से टैक्स इनवॉइस नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा और उसके अंदर भी जो जरूरी चीजें हैं वो आपको डालनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन may not issue a bill of supply if the value of the goods or services of both is less than 200, तो ये सेम बात इसके लिए भी लिखी हुई है। क्लोज डी कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, जो भी उसे एडवांस मिली है, विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इशू ए रिसीट वाउचर, जो भी एडवांस मिलेगा उसके लिए आप क्या करेंगे, रिसीट वाउचर इशू करेंगे या और कोई डॉक्यूमेंट जिसमें पर्टिकुलर्स होगा, एविडेंस होगा कि आपको क्या क्या मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा क्लोज ई कहता है वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी सप्लाई गुड्स और बोथ रजिस्टर्ड पर्सन ने एक रिसीट वाउचर इशू किया लेकिन बाद में सप्लाई नहीं हो पाई किसी वजह से, तो उस पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, बल्कि ऐसा बंदा उसको रिफंड वाउचर इशू करेगा क्योंकि पैसा वापस करा जाता। सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लोज डी का सबसेक्शन 3। तो क्लोज डी क्या कहती है, ये रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट एक रिसीट वाउचर इशू करेगा। तो इसके अलावा बात बताई जा रही है कि इसके अलावा इसको अगर हम छोड़ दें तो लिखा है वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। Where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the invoice shall be issued before or at the time when the supplier or service receive the payment. तो हमने बात करी थी कि जहां पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमें पता है वहां पर हम इनवॉइस इशू करेंगे ड्यू डेट से पहले, और जहां ड्यू डेट हमें नहीं पता है तो हम वहां पर लिखेंगे जब हमें मिल जाएगी पेमेंट। Where the payment is linked to the completion of an event, the invoice shall be issued on or before the date of completion of that event. तो continuous supply of services, जहां पर continuous supply है उसके बारे में बात हो रही है कि जहां पर continuous supply है और हमें पता है due date payment क्या है, तो हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उस ड्यू डेट या उससे पहले। जहां पर ड्यू डेट नहीं पता, जहां पेमेंट मिलेगी वो, और जहां पेमेंट कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट से लिंक है तो इनवॉइस को हमें इशू करना पड़ेगा उस कंप्लीशन ऑफ इवेंट या उससे पहले। इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, काम पूरा होने से पहले ही बीच में रुक गया या बंद हो गया, खत्म हो गया, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या और कोई रीजन है, तो हम इनवॉइस इशू करेंगे उतना जितना काम हुआ है। ठीक है, उतना ही हम इशू करेंगे। ये हमें बताता है सेक्शन 30 सब सेक्शन 6। सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 हमें कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months from the date of removal whichever is earlier। तो ये कह रखा है कि जिस दिन सेल पक्की हो जाए, अगर हमने वो माल दिया है अप्रूवल बेसिस पर, तो या तो वो हमें जिस दिन कह देगा कि हाँ भैया ये माल मैंने खरीद लिया, उस दिन की सेल मानी जाएगी। अगर उसने नहीं बताया है तो 6 महीने, लेट से लेट है 6 महीने बाद तो आपको इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा उसको। तो आपको
बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब जब पक्का हो जाए, सेल हो गई है, या 6 महीना रिमूवल के, जो भी जल्दी हो जाए। ये हमारे को दोनों चीजें कंपेयर करनी है। जो भी जल्दी हो जाएगा तब हमें इनवॉइस। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और रूल नंबर 46। सबसेक्शन 31 1 कहता है इनवॉइस बनाएंगे गुड्स से रिलेटेड, और 31 2 कहता है सर्विसेज से रिलेटेड, और रूल नंबर 46 कहता है कि हम क्या क्या इसमें डालेंगे। तो सप्लायर का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, जीएसटी नंबर आएगा सप्लायर का, और उस पर सीरियल नंबर आएगा। सीरियल नंबर 16 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। डेट ऑफ इशू आएगा। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नेम, एड्रेस और उसका भी जीएसटी नंबर या यूआईएन नंबर का। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और हमारी सप्लाई 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो उसका नाम, एड्रेस और डिलीवरी कहाँ हो रही है और स्टेट, पिन कोड वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर सप्लाई 50,000 रुपए से कम है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, तो उसके लिए अगर वो कहता है तो सारी डिटेल लगाई जा सकती है, वरना जरूरी नहीं है। Where any taxable service is supplied by or through an electronic commerce operator, तो अगर वहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तब भी, irrespective of the value of the supply, टैक्स इनवॉइस जो भी रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा उसमें नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट along with the पिन कोड, नेम ऑफ स्टेट, एड्रेस, वो सारी चीजें रेसिपिएंट की रिकॉर्ड करी जाएंगी। इसके अलावा HSN कोड डाला जाएगा गुड्स या सर्विसेज का, उनका डिस्क्रिप्शन होगा, क्वांटिटी होगी, टोटल वैल्यू कितनी है सर्विस और गुड्स की, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस और गुड्स कितना है, कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो कितना है, इसमें वैल्यू ऑफ टैक्स कितना है, उसमें CGST कितना है, SGST कितना है अगर विद इन द सेम स्टेट है, अगर या UT GST कितना है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो IGST कितना है, उसका रेट और अमाउंट दोनों ही बताना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट। सप्लाई इनका अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है। एड्रेस डिलीवरी का, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलग अलग है। अगर वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और नॉट, ये हमें उस पर लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर सप्लायर के आएंगे या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में ऐसा जरूरी नहीं है। क्विक रेस्पॉन्स कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन इट इन केस ई इनवॉइस हैज बीन इशू, हम ई इनवॉइस के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ HSN डिजिट हमें टैक्स इनवॉइस पर डालनी पड़ेगी, कुछ सिचुएशन में और कुछ सिचुएशन में नहीं। तो रूल 46 में ये भी बताया गया है कि HSN कोड किसको डालना है और किसको नहीं। तो बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई कर सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी HSN कोड किसको डालनी है और किसको नहीं डालनी है, ये बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर एनुअल टर्नओवर किसी की 5 करोड़ से कम है तो उसको बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई में 4 कोड डालने पड़ेंगे HSN कोड, और अगर बिजनेस टू हमारा कस्टमर सप्लाई है, B2C सप्लाई, तो वहां पर 4 ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप HSN कोड डालें। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है प्रीवियस ईयर में,
तो वो एग्जेम्प्टेड है HSN कोड डालने के लिए, उसकी मर्जी है वो डाले या ना डाले। ठीक है। मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, सेक्शन 31(1), 31(2) read with rule number 48. In case of taxable supply of goods, इनवॉइस को ट्रिप्लिकेट में 3 कॉपी होंगी, टोटल 3 कॉपी होंगी। ओरिजिनल कॉपी रहेगी इनवॉइस की रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी रहेगी ट्रांसपोर्टर के लिए, और थर्ड कॉपी सप्लायर के लिए। अगर हम इनवॉइस इशू करते हैं सर्विसेज के लिए तो उस सिचुएशन में डुप्लीकेट रहेगा ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के लिए, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो सप्लायर के लिए। इस तरीके से लोग देख सकते हैं कि जीएसटी नंबर आएगा, कितने का माल है, इनवॉइस की डेट, रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नेम, उसका जीएसटी नंबर, उसका बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, क्या क्या सामान है, का रेट, डिस्काउंट, जीएसटी कितना है, अमाउंट कितना है, रेट कितना है, सारी चीजें आएंगी उस पर। रेट भी आएगा और अमाउंट भी आएगा, टोटल अमाउंट, और वर्ड्स में रिवर्स चार्ज बेसिस पर है या नहीं वो भी सब लिखाएगा। डुप्लीकेट है क्या है, ट्रांसपोर्टर के लिए सिग्नेचर, ये सारी चीजें इसमें आएंगे। ये सैंपल था ई इनवॉइसेस की बात करते। पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि असल में ई इनवॉइस है क्या। तो ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं है कि ई इनवॉइस हम गवर्नमेंट पोर्टल पर बनाएंगे। टैक्स पेयर will continue to create their GST invoice on their own accounting billing system as per e-invoice scheme। मतलब आपको खुद ही अपने सिस्टम के हिसाब से इनवॉइस बनाना है। ये इनवॉइस बनाने के बाद आपको रिपोर्ट करना है IRP के लिए। On such reporting, IRP will be generated। IRP मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN का मतलब है इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और ये आप इनवॉइस रिपोर्ट करेंगे IRP पर, मतलब इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल पर आप इसे रिपोर्ट करेंगे और वहां से आपके पास एक IRN नंबर आएगा और उस पर डिजिटली साइन होगा और रिटर्न कर दिया जाएगा ये इनवॉइस सप्लायर को। जीएसटी ई इनवॉइस वैलिड तभी माना जाएगा जब उस पे वैलिड IRN होगा। तो इनवॉइस IR नंबर मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर जरूरी है। प्रेजेंटली इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स व्हेन इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन जब इशू करेंगे उनके लिए जरूरी है इनवॉइस। टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर लिखा है इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन आर कवर्ड अंडर द ई इनवॉइस। दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आर कवर्ड फॉर ईज ऑफ रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, द सिस्टम इज रेफर्ड एज ई इनवॉइसिंग। इसमें इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब है, लेकिन हम आसानी के लिए हम इसको बोलेंगे ई इनवॉइसिंग। तो ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस की गई रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस। जो बिजनेस से बिजनेस में इनवॉइस बनते हैं उसके लिए, जहां पर ITC क्लेम किया जाता है, एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस को माल देता है, GST सिस्टम में नोटिफाइड टैक्स पेयर के लिए ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पेन इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन 10 करोड़, पहले ये 5 करोड़ था अब 10 करोड़ हो गया है, herein under referred to as notified person will be required to issue e-invoice। तो जिनकी 10 करोड़ या उससे ज्यादा की पिछले साल की सेल है, बेस्ड ऑन पेन, पूरे पेन में पूरे इंडिया में एग्रीगेट टर्नओवर
एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्टेड वगैरह सब आ जाती है, तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उनको इशू करना पड़ेगा ई इनवॉइस। ठीक है, ई इनवॉइस इज नॉट वॉलंटरली, ये मर्जी नहीं है आपकी। ओनली notified person are enabled to report invoice on IRP, means invoice registration portal। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको IRP पर रिपोर्ट करनी पड़ेगा अपना इनवॉइस, वहां से IRN लेना पड़ेगा और वो इनवॉइस पर डालना पड़ेगा। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि ऑटो रिपोर्ट हो जाता है ये इनवॉइस GST रिटर्न में, ऑटो जनरेशन हो जाती है ई वे बिल की जहां पर जरूरत पड़ती है। अंडर ई इनवॉइसिंग बिजनेस हैज टू रिपोर्ट द B2B इनवॉइस डाटा ओनली वंस इन द ई इनवॉइस फॉर्म एंड द सेम इज रिपोर्टेड इन मल्टीपल फॉर्म। GSTR1 ई वे बिल वगैरह में अपनी जगह अलग अलग जगह अपने आप आ जाता है। इससे फेक इनवॉइस नहीं बन पाते हैं, उससे बचत होती है। ई इनवॉइस से रिलेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? रूल 48(4) हमें बताता है कि ई इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे नोटिफाइड क्लास जिनकी 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, और वो पर्टिकुलर डालेंगे एक फॉर्म GST इनवॉइस 1 INV1 फॉर्म में डालेंगे कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर, और वहां से इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेंगे, INN लेंगे, और प्रेस्क्राइब मैनर में सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस। Where e-invoice is applicable, there is no need to issue invoice copies in duplicate or triplicate, क्योंकि वो e-invoice है तो वहां पर आपको अलग अलग कॉपी इशू करने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी हर जगह अवेलेबल हो जाएगा वो e-invoice। क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड टू मैंडेटरी इशू e-invoice, तो हमने बात करी थी कि जहां पर 10 करोड़ या उससे ज्यादा B2B हमारा बिजनेस चल रहा है और ये जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए टैक्स पेयर मान लेते हैं एडवोकेट्स हैं, एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ से सप्लाइंग सर्विस टू कंपनी, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से है। सच इनवॉइस हैव टू बी रिपोर्टेड बाय सेड टैक्स पेयर सिंस इट इज ए नोटिफाइड ऑन IRP। तो ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इन्हें बताना पड़ेगा, IRN नंबर लेना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड, where a specified category of supplies are received by notified person from unregistered person, attracting reverse charge under section 9 subsection 4 or through import of service, e-invoices doesn't arise, not applicable। e-invoicing is also not applicable in case of import of goods। तो बिल ऑफ एंट्री में इंपोर्ट ऑफ गुड्स में या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप कुछ ले रहे हैं सामान, तो वो ई इनवॉइसिंग वहां पर एप्लीकेबल। कुछ लोग एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग से, वो कौन है? अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई यूनिट है, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में सर्विसेज दी जा रही है बाय रोड गुड्स कैरेज में, तो वहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, उनके लिए भी इनवॉइसिंग नहीं है। पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो आप पिक्चर देखने जाते हैं पर भी एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है। Thus above mentioned entities are not required to issue invoice even इनकी सेल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो भी इनको जरूरी नहीं है ई इनवॉइस इशू करना। Further, the above taxpayer exempted from the mandatory requirement of e-invoices are required to provide a declaration as below, that invoice is not required to be issued as per the manner under rule 48(4) in all cases where an invoice is issued other than in the manner by the taxpayer having aggregate turnover in any preceding year,
more than the aggregate turnover as noted. उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने इसलिए इशू नहीं करा है क्योंकि वो उसके लिए रिक्वायर्ड ही नहीं। महाराजा प्राइवेट लिमिटेड है, SEZ यूनिट है और रेगुलर DTA यूनिट है, both having same pen. Aggregate total turnover of Maharaja Private Limited is more than 10 crores. However, the turnover of DTA unit is 5 crore for preceding financial year. In this scenario, SEZ unit is exempt from e-invoicing. However, e-invoicing will be applicable to DTA unit because aggregate turnover of the legal entity is more than 10 crore. वह सेम कॉमन पेन के बेस पर होती है, पूरे पेन के बेस पर 10 करोड़ से ज्यादा होने की वजह से जो SEZ में नहीं है तो उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनी भी एग्जेम्प्ट है तो वो प्रोवाइड करिए बैंकिंग सर्विसेज, तो ऐसी बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसेस के लिए तो उनको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। कैंसिलेशन अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस, आप कैंसिल या अमेंड कर सकते हैं रिपोर्टेड इनवॉइस। अगर जरूरत है सेलर कैन कैंसिल IRN for an e-invoice already reported by reporting it on IRP within specified time. Amendment of e-invoice already uploaded on IRP will be done only on GST portal. Amendment of invoice is not possible through the IRP. तो आपको GST पोर्टल से ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? एक है ई इनवॉइस स्कीमा, बिजनेस यूज वेरियस अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर, each generating and storing invoice in their own electronic formats. These different formats are neither understood by GST system nor by the system of supplier and receivers. तो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। Since there was no such standard for e-invoice available earlier, as a first step, standard format for e-invoice has been finalized. This uniform standard format applicable for all the business across the country is known as e-invoice schema. It is notified as Form GST Invoice 1. E-invoice schema mandates what particulars shall be reported in electronic format to IRP. तो क्या क्या डिटेल्स देनी है आपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, वो इसमें बताया जा रहा है। इनवॉइस डिटेल इन प्रेस्क्राइब स्कीमा टू बी रिपोर्टेड टू IRP इन JSON फॉर्मेट, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन can be understood as a common language for system machine to communicate between each other and exchange data. वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे आराम से समझ में आप। तो IRP is a website for uploading reporting of invoice by the notified persons. Following IRPs have been notified for the purpose of preparation of the e-invoice. अब इनमें से कहीं पर भी क्लिक करके e-invoice बना सकते हैं। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जैसे ही आप GST इनवॉइस वैलिड होगा, वैलिड IRN से, IRN डिफरेंट होता है इनवॉइस नंबर से। इनवॉइस नंबर तो आप सप्लायर अपनी तरफ से देता है, वो बिजनेस का एक इंटरनल है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस अलग होता है। लेकिन IRN एक यूनिट रेफरेंस नंबर है जो IRP के थ्रू आता है सक्सेसफुल ई इनवॉइस बनाने पर। ये यूनिक होता है, 64 कैरेक्टर का, इस तरीके से चलता है। क्विक रेस्पॉन्स कोड, upon successful registration of invoice on IRP, it will return a signed e-invoice to the supplier with IRN and QR code. IRN is embedded in the QR code which shall be extracted and printed on the invoice. तो QR आपको पता ही है, आजकल QR कोड स्कैन करते हैं, जैसे पेटीएम का होता है उस टाइप का QR कोड आता है। The QR code enables quick view, validation and access of the invoice from the GST system from handheld devices. तो अगर आपका इनवॉइस ऐसा है जिस पर QR कोड बना हुआ है, उसको स्कैन करके कोई भी आराम से डिटेल ले सकता है।
A digitally signed QR code will have a unique INN which can be verified on the central portal as well as by the offline app by the officer. This will be helpful for the tax officer checking the invoice offline on the roadside where internet may not be available all the time. आपका सामान जा रहा है, रास्ते में आपका इनवॉइस किसी ने देखा, इनवॉइस को स्कैन किया, के लिए इंटरनेट नहीं है तो भी वो स्कैन हो जाएगा और उनको पता चल। क्यूआर कोड में क्या क्या होता है? जीएसटी नंबर सप्लायर का, रेसिपिएंट का, इनवॉइस नंबर सप्लायर का, डेट of generation of invoice, invoice value, number of line item HSN code, unique invoice reference number और date of generation of IRN, ये सारी चीजें रहती है। Dynamic QR code on B2C invoices. All B2C invoices issued by a registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year onwards exceed 500 crore will have a QR code. A dynamic quick response code made available to buyer by such registered person through digital display with payment cross reference shall be deemed to have being QR code. The purpose of this provision is to enable and encourage digital payment where buyer can scan the dynamic QR code and make payment from mobile wallet directly. तो अगर आपकी 500 करोड़ से ज़्यादा की सेल है तो आपको इनवॉइस पर एक क्यूआर कोड या अपनी जगह उसे बताना पड़ेगा कि भैया पेमेंट ऑनलाइन कर सकते। दिस हैज नो रिलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी टू ई इनवॉइसेस in respect to B2B supplied by notified class of taxpayers. Dynamic QR code will be generated by seller himself either on the point of sale machine or invoice issued. या तो point of machine पर, उससे क्या होता है आपको पेमेंट नहीं डालनी पड़ती, पेमेंट ऑटोमेटिकली उतनी आ जाती है जितनी करनी होती है। Dynamic QR code in case of invoice issued to person having a UIN. Any person who has obtained a unique identity number is not registered as per the definition. Therefore, any invoice issued to such person having UIN shall be considered as B2C और उस पर डायनामिक क्यूआर कोड चाहिए होगा ना कि ई इनवॉइस, क्योंकि अगर किसी को UIN ने इशू किया है नंबर तो वो अनरजिस्टर्ड माना जाए। अनरजिस्टर्ड में हम B2C मानेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड, जहां पर इंश्योरेंस, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, पैसेंजर जो हमने पहले देखे थे वही है, पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू फिल्म्स और सप्लायर और डाटाबेस सर्विसेज, ये सब है। नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में जहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन को made by a registered person to an unregistered person. However, since e-invoices are required to be issued in respect of supplier for export treating them as B2B, dynamic QR code required will not be applicable for dynamic नहीं। क्या क्या डिटेल आएंगी उसमें? वही सप्लायर का जीएसटी नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डाटा, इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी। The purpose of dynamic code is to enable the recipient to scan and pay the amount to be paid in the merchant supplier in case of said supply. If the supplier has issued invoice having dynamic QR code, the said invoice shall be deemed to have been complied with dynamic QR code requirement. Compliance with the dynamic QR code requirement has been examined in the following cases. Case number 1. If a supplier provide display dynamic QR code but the customer opts to make payment without using dynamic QR code and supplier provide the cross reference of such payment made without use of dynamic QR code on the invoice.
सप्लायर ने तो डायनामिक क्यूआर कोड डिस्प्ले कर रखा है, दिया है, लेकिन कस्टमर कह रहा है भैया मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही पेमेंट कर रहा हूँ। और जो सप्लायर है वो रेफरेंस बता रहा है कि भैया इसने पेमेंट कैसे करी। In cases where the supplier has digitally displayed the dynamic code or customer pays the invoice using any mode like UPI, credit debit card or online banking or cash or combination of various mode with or without using dynamic QR code, and the supplier provide a cross reference of payment, transaction ID, date, amount, ये सब कुछ वो बताता है इनवॉइस पर, या in cash without using dynamic code, and the supplier provide a cross reference of amount in cash, date वगैरह सब बताता है. A said invoice shall be deemed to have been complied with the requirement of dynamic QR code. तो ये माना जाएगा कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली गई. केस नंबर 2, if a supplier makes available to customer an electronic mode of payment like UIP collect, UIP intent or similar other mode of payment through mobile application, computer based application, where through dynamic QR code is not displayed, but the detail of merchant as well as transaction are displayed, captured otherwise. In such cases, if the cross reference of the payment made using such electronic mode of payment is made on the invoice shall be deemed to be comply with the requirement of dynamic QR code. तो अगर ऑनलाइन वगैरह पेमेंट करा है और वो सब डिटेल्स बता दी गई है तो उसे माना जाएगा. However, if payment is made after generation issuance of invoice, the supplier shall provide dynamic QR code on the invoice. पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि पेमेंट अगर पहले हो जाएगी तभी तो आप डिटेल्स डालोगे इनवॉइस पर. जब पेमेंट पहले नहीं हुई है तो आपको क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा. In case of prepaid invoice, that is where payment has been made before issuance of invoice, if cross reference of payment received either through electronic mode or cash or combination is made on the invoice, तो इनवॉइस को माना जाएगा कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई. इन केस अदर देन प्रीपेड सप्लाई, जब पेमेंट बाद में हो रही है वहां पर डायनामिक क्यूआर कोड बताना पड़ेगा इनवॉइस. इन केस वेयर द ई कॉमर्स ऑपरेटर online application has been complied with dynamic QR code requirement, where the supplier using such e-commerce portal or application उसी के थ्रू पेमेंट करता है, तो क्या रिक्वायरमेंट है डायनामिक क्यूआर कोड की? तो डायनामिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट अप्लाई टू ईच सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन सेपरेटली if such person is liable to issue invoice with dynamic code for B2C supplies. In case supplier is making supply through e-commerce portal or application and the said supplier gives cross reference of the payment received in respect of the said supply on the invoice, then such invoice would be deemed to be have complied with the requirement of dynamic code. In cases other than prepared supply where payment is made after generation issuance of invoice, तो उन्हें डायनामिक क्यूआर कोड इनवॉइस पे दिखाना. केस नंबर 5, इन केस ऑफ रिटेल सेल्स ओवर द काउंटर, the payment from the customer is received on the payment counter either displaying dynamic QR code on digital display, whereas the invoice along with the invoice number is generated on the processing system being used by supplier merchant after receiving the payment. In such cases, it may not be possible for the merchant supplier to provide detail of invoice number in the dynamic QR code displayed to the customer on payment counter. However, each transaction that is receipt of payment from a customer is having a unique order ID sale reference which is linked with the invoice for the said transaction. In such cases, unique number which is uniquely linked to the invoice issued for the said transaction may be provided in the dynamic QR code for digital display as long as the detail of such unique ID or sale reference number linked with the are available
on the processing system of the merchant supplier and cross reference of such payment is, क्योंकि देखिए आप एक दुकान पर गए हैं, वहां पर डायनामिक क्यूआर कोड अगर उसके लिए पॉसिबल नहीं है इनवॉइस पर दिखाना, लेकिन वो आपको पेमेंट आप जो भी करते हैं वो इनवॉइस पर लिख देता है, तो उसे माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि वो फुलफिल हो गई। In case part payment is received before dynamic QR code is generated and the part payment of supply has been already received, either advance or adjusted before the QR code is, then the QR code may be provided only for the remaining amount. बची हुई अमाउंट के लिए ही QR कोड आप दिखा सकते। The detail of total invoice value along with the detail of cross reference of part payment, ये सब हमें इनवॉइस पर दिखाई देनी चाहिए। In case part payment is received before dynamic code is generated, so part payment of any supply has already been received either in advance or adjustment, तो हम बाकी का वही अभी हमने जो बात करी वो डिटेल हम बता देंगे। तो ये हमने पढ़ा कुछ आज की क्लास में टैक्स इनवॉइस के लिए। आगे की और क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और लेकर आएंगे। ये जो भी आपने सब देखा, ये सब कुछ आपके स्टडी मटेरियल, सीए के स्टडी मटेरियल लिया गया है, उसी के हिसाब से, उसी के सीक्वेंस